नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। आप देख रहे हैं सीजीवाल की श्रृंखला खुली बात। कोरोना काल के पहले तक खुली बात एक नियमित श्रृंखला के रूप में आप देखते आए हैं। इस दौरान लगातार आपसे आपकी तरफ से एक लगातार गुहार था, निवेदन था कि समाज के ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को परिचय करवाएं जो एक व्यापक स्तर पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें से आप लोगों ने ही एक मशवरा दिया था कि बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी से बातचीत करवाई जाए। साथियों, आज हम आईपीएस आईजी रतनलाल डांगी जी के साथी हैं। आइए आपके सवाल उनके सामने डालते हैं और वो क्या कहते हैं। डांगी जी, आपका सीजीवाल खुली बात में स्वागत है। थैंक यू। आप 2003 बैच के कर्मचारी हैं, आईपीएस हैं। ऐसी मेरी जानकारी है कि इसके पहले आप कुछ और नौकरियों में थे। तो युवा आइकन है आपका बिलासपुर में, इसी नाम से लोग समझते हैं, बूझते हैं और जानते हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारा दर्शक जानना चाहेगा कि आईपीएस बनने के पहले रतनलाल डांगी क्या थे। सबसे पहले तो आपका बहुत आभार कि आपने एक सभी जो बिलासपुर के जो नागरिक हैं उनसे मुखातिब होने का मौका दिया। और ये कि मैं आईपीएस बनने से पहले 2003 में आईपीएस में के लिए सेलेक्ट हुआ था, और उससे पहले मैं विभिन्न पदों पर 1993 से 2003 तक जे टीचर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर एंड तहसीलदार के रूप में मैंने विभिन्न जगहों पर राजस्थान में काम किया था। लेकिन मेरा फोकस कह सकते हैं कि मेरा जो टारगेट था एक ऑल इंडिया सर्विस में आने का था, आईएएस आईपीएस। और मुझे 2003 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए मैं चयनित हुआ, और लकीली मुझे छत्तीसगढ़ जैसा एक बहुत अच्छा स्टेट कॉन्ट्रैक्ट मिला। डांगी जी, हमारा दर्शक ये जानना चाहता है, खुद हम भी जानना चाहते हैं कि 93 से 2003 तक आप लगातार किसी न किसी सर्विस में रहे, और उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस में आप चयनित होते हैं। कितना कठिन था आईपीएस बनना? वैसे तो लाइफ में हर चीज़ कठिन है, बहुत कठिन है। और क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरे देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है जी। और लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि कोई पास नहीं कर सकता। हमसे पहले भी बहुत लोगों ने इस तरह के एग्ज़ाम पास किए हैं और स्ट्रगल करके किए हैं। तो वो और निश्चित रूप से, क्योंकि आप एक सरकारी सेवा में रहते हैं और आपका एक परिवार है, बच्चे हैं, उसके बावजूद आप तैयारी करते हैं, तो एक टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मतलब आपको करना पड़ता है, और आपको जो ड्यूटी है उसके साथ में भी आपको न्याय करना पड़ता है। तो काफ़ी टफ रहता है। लेकिन यदि आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना है, तो बाकी चीज़ें सब फेवरेबल हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो आप जैसे आपको समय चुराना पड़ता है कि ये मुझे इतना घंटे मेरे काम का समय है, इतना जो घंटा जो मुझे मिलेगा वो मैं केवल पढ़ने में लगाऊंगा। क्योंकि अधिकतर जो यूथ है, युवा आप देखे होंगे कि हम मतलब वो इतना अपना जो समय सबके पास, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, वो ये उस समय को या तो 3 घंटे मूवी देखने में व्यतीत कर देंगे, या 5-6 घंटा जो क्रिकेट का मैच जो चल रहा है उसको पूरा देखने में कर देंगे, और अपने सोशल मीडिया पे या दूसरे पे अपना एक वेस्टेज कर देते हैं। समय है सबके पास में, लेकिन ये कि हम उस समय का सदुपयोग कहाँ करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो मैंने हमेशा अपना चूँकि टारगेट रहा है पढ़ाई करना है, तो मैंने हमेशा जो है उसी चीज़ को मेरे टारगेट के अनुकूल उसी को पढ़ा। क्योंकि आप जो चीज़ जो बनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको दिन रात उसी पे लगा रहना पड़ेगा। फोकस आपको मतलब रखना पड़ेगा, तभी जो है बात ये समझते हैं। जैसे कि आपका व्यक्तित्व एक बड़ा अनुशीलन करने वाला व्यक्तित्व नज़र आता है, लोगों को बड़ा अध्ययन करने वाला नज़र आता है। आप ब्लॉग लिखते हैं, आप साहित्यिक गतिविधियों में अभिरुचि लेते हैं, अच्छा पर्यावरण प्रेमी भी आप दिखाई देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल इंडिया सर्विस जब आपने चुनाव किया, तो क्या आईपीएस ही उसमें कुछ आपका गोल था, अथवा आईएएस या अदर्स किसी? नहीं, वैसे देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो हर कैंडिडेट आईएएस सेलेक्ट होने के लिए भी देता है, और मैंने भी दिया था जी। लेकिन जब आईपीएस सेलेक्ट होने के बाद भी मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पास कर चुका था, और मैं चाहता तो मेंस वापस दे सकता। लेकिन
मुझे लगा कि पुलिस की जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी सर्विस है और इसमें भी रह कर के हम लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। इसलिए मैंने आगे दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं दिया और मैंने जो है IPS के रूप में ज्वाइन कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो सभी जो यूथ हैं उनको भी ये अपील करता हूँ कि जो पुलिस हो गई या फोर्स हो गई उसमें आना चाहिए, उसमें उसका काम करने का अलग तरीका, उसमें आप लोगों को एक इंस्टेंट जस्टिस दे सकते हैं। आप कहीं पर भी रह कर के लोगों की सेवा कर सकते हैं और किसी भी सेवा में रह कर के भी कर सकते हैं। यूथ के आप आइकॉन हैं और लगातार मैंने आपको पढ़ा है, आपके फेसबुक को भी देखता रहता हूँ, ट्विटर भी देखता रहता हूँ। यूथ के लिए आपका हमेशा एक बिल्कुल सकारात्मक संदेश रहता है, साथ साथ आप फिटनेस को लेकर भी आप बहुत सजग रहते हैं। इतना समय मिलता कहाँ है आपको कि आप फिटनेस के लिए? देखिए, जैसे आपका सवाल पहले भी था कि किस तरह से आप नौकरी करते हुए इस चीज़ को मैनेज किया। तो जब हम नौकरी करते हुए UPSC की तैयारी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो अभी तो वो जो मेरा जो टाइम टेबल जो था उस समय, वो ही टाइम टेबल मेरा आज भी है। उस समय भी मेरा जो है स्टडी करने के लिए मेरा मॉर्निंग का मैं 3 और 3:30 मेरे मॉर्निंग में उठने की उस समय आदत थी। 3:30 से लगा कि मैं 8:30 तक कंटिन्यूसली 5 घंटे उस समय भी मैं अपनी तैयारी करता था। आज मैं 3:30 के बजाय 4:30 उठता हूँ और 8:30 बजे तक मैं ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह करता हूँ। मतलब ये जो मैं फिटनेस के लिए करता हूँ वो उस समय करता हूँ कि जब मेरा कोई ऑफिशियल काम नहीं होता है। और इसके लिए आपका जो दूसरे जो लोग कर रहे हैं, अब जो समय आप चाहे टीवी देखने में हो चाहे दूसरी चीज़ों में, वो हम नहीं करते। पार्टी मनाना हो या कहीं इधर उधर घूमना, वो वाला मैं कर्टेल करके और एक फिजिकल फिटनेस की तरफ मैं ध्यान देता हूँ। समय सबके पास उतना ही, ऐसा नहीं है जी। हर व्यक्ति के पास है। यूटिलाइज, हाँ, हम उसको यूटिलाइज कैसे करें? हाँ। यूटिलाइज करके उसका अपना खुद को भी फ़ायदा, दूसरा आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे यूथ उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। और वो क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हो गए या समाज के जो कुछ लोग हैं जिनको हर व्यक्ति फॉलो करता है, वो उनकी हर एक्टिविटी देखता है। और हर परिवार का एक सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भी इनकी तरह बने। तो ये हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर कह सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है जी। कि हम समाज के सामने एक ऐसा आइडल, हाँ, एक ऐसा प्रेजेंटेशन दें और ऐसा हम अपने आप को पुटअप करें कि लोग आपको फॉलो करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी एक्टिविटी के कारण से लोग ये कहेंगे नहीं सर्विस में नहीं जाना, देखो उस अधिकारी को किस तरह के ऐसा है जी। बल्कि ये कहे कि नहीं उसकी तरह बनना है। तो आपको बहुत सारा सोशल प्रेशर कह सकते हैं उसको। ये डांगी जी, ये भी समझ में आ रहा है कि प्रभाव व्यक्ति पर प्रभाव डालता है या व्यक्ति विभाग पर प्रभाव डालता है। मैं इतना तो जानता हूँ, आपके तमाम जहाँ रहे हैं आप बहुत अनुशासित, वैसे भी पुलिस विभाग बहुत अनुशासन का ही विभाग कहा जाता, अनुशासित रहे हैं और अनुशासित रहने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। फिर भी ये जग जाहिर है कि पुलिस और विवादों का बड़ा चोली दामन का संबंध है। आप जैसा अनुशासित व्यक्ति इसको कैसे मैनेज करता है? देखिए, जो आपका जो सवाल है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, समाज व्यक्ति को प्रभावित, दोनों चीज़ें दोनों सही है जी। समाज, क्योंकि व्यक्ति समाज से आता है। हाँ, जो व्यक्ति आ रहा है वो समाज से आ रहा है, उसकी एक परिस्थिति है, भूमिका है, उसके हिसाब से मतलब वो किन समाज ने उसको कैसे संस्कार दिए जी, परिवार ने कैसा संस्कार दिए, वो जब वो अपने किसी विभाग में जाता है तो वो चीज़ें परिलक्षित होती है जी। कोई विभाग आपको आने के बाद में आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाता है, गाली नहीं सिखाता, अनुशासनहीनता नहीं सिखाता है कि जैसे कहते हैं कि ये फलाने विभाग के लोग ऐसे ही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने इस विभाग को दिए ऐसे हैं। यदि हर व्यक्ति अपने जो बच्चे हैं, चाहे बच्चा या बच्ची जो भी है, उसको इस तरह के संस्कार दें तो वो कहीं भी जाए, किसी विभाग में जाए, पुलिस में जाए, प्रशासन में जाए। मेरा प्रश्न इसलिए भी है सर कि आप एक शिक्षक रहे हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन में अभी तक दिखाई देता है। जिस विभाग में आप हैं, समाज में एक मैसेज है
कि बड़ा विवादास्पद विभाग है, चोली दामन का संबंध कहने का Exactly, विवादों वो का। विवादास्पद, तो इस चीज को आप मैनेज कैसे करते हैं? देखिए न, पहली बात तो मैं ये इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि विभाग विवादास्पद है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। एग्जैक्टली क्या होता है कि पुलिस के पास दो पक्ष आते हैं, विक्टिम आता है, एक्यूज्ड आता है जी। पुलिस यदि नियम के मुताबिक चलती है तो भी विक्टिम को लगता है कि मुझे जो है वो पुलिस एक्यूज्ड का साथ दे रही है, एक्यूज्ड सोचता है कि ये मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। वो उनकी अपनी सोच है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो, लेकिन जो क्रिमिनल है उनको तो एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तो लेकिन आप ये भी देखे होंगे कि आदमी कितना भी क्रिमिनल हो, कितने खिलाफ उसके केसेज हो, रेप के हो, डकैती हो, लूट के हो, फिर भी यदि कोई पुलिस वाला उसको कई बार जो है एक मैसेज देने के लिए एक थप्पड़ भी मार दे तो भी उस क्रिमिनल के साथ लोग खड़े हो जाते हैं और इस चीज़ को भी एक विवादास्पद बना देते हैं कि देखो इस तरह से नहीं कर सकते। ये सही है कि किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, पुलिस को भी नहीं है, लेकिन यदि समाज का हिस्सा, समाज के लोग यदि क्रिमिनल लोगों का हौसला बढ़ाएंगे तो वो तो लौट के अपने तरफ ही आएगा, रिबाउंड होगा, रिबाउंड होगा वो तो। यदि हम महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को या कह सकते हैं कि दुराचार करने वाले, लूटमार करने वालों को, बड़े बुजुर्गों को परेशान करने वाले को, यदि उसको पुलिस थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट कार्रवाई करती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं है कि केवल देखा यह गया कि क्रिमिनल किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके हिसाब से ये वर्गीकरण नहीं होना कुछ चाहिए। जो लोग हैं उसके हिसाब से आ जाते हैं, उसको वो नहीं होना चाहिए। उसको आप समाज या धर्म से मत देखिए, आपको उसके क्राइम की गंभीरता देखिए कि उसने कितना बड़ा क्राइम किया, गुनाह किया है। उसके हिसाब से यदि एक सही स्टैंड लेंगे तो समाज के लिए भी हितकारक है। एक आपका कहीं कमेंट्स आया था और कहीं पढ़ा भी था, भाई मुझे तो 2003 का सूट अभी भी फिट हो जाता है, सूट करता है। और ये बड़ा चर्चित था और बिलासपुर ही नहीं बल्कि बिलासपुर के संभाग के लोग इस चीज़ को बड़ा गौर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। कोरबा में रहते हुए आप एक व्यक्ति को सम्मानित किया फिटनेस के लिए या किसी कारण के लिए, और उसने फिर आपके प्रभाव से 40 किलो वेट कम कर लिया। क्या ऐसा कुछ बिलासपुर में भी, जब आप कोरबा में थे तो उसका प्रभाव कोरबा में दिखा, बिलासपुर में भी कुछ ऐसा दिखना चाहिए? देखिए, चूँकि मैं जितनी भी मेरी फिजिकल एक्टिविटी है वो सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, न कोरबा न बिलासपुर। फेसबुक, ट्विटर तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे, इसमें बहुत सारे जो अपने बिलासपुर के या राजस्थान के बहुत सारे लोग कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, लंदन में वो भी फॉलो करते हैं। जी जी, वो भी देखते हैं इसको। तो लेकिन ये कि जरूरी नहीं कि सब लोग उससे सीखते हो, लेकिन ये है कि आदमी एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, एक दिन वो मजबूर हो जाता है और मुझे भी करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप देखे होंगे पिछले में 1.5 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली हो फिटनेस को लेकर के, है ना। वर्कआउट कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। पुलिस को फिट तो होना ही चाहिए। जिस विभाग से मैं हूँ जी, उसमें तो फिजिकल फिटनेस तो बहुत ही जरूरी है। जिस तरह की ड्यूटी रहती है और जिस तरह का मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। और दूसरा ये कि हम इस संभाग के मुखिया हैं जी, पुलिस के हेड हैं, तो यदि हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो जो नीचे का स्टाफ होता है वो भी थोड़ा सा मोटिवेट होता है, इंकरेज होता है। और आप एक अपना नमूना सामने रखते हैं, प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये मैसेज होता है कि हमारा ऑफिसर क्या चाहता है। कहते हैं ना कि कहने के बजाय करके दिखाने का बहुत प्रभाव पड़ता है। अंबिकापुर में रहते हुए आपने कुछ रूल्स बनाया था और ये थोड़ा विभागीय है कि भाई फ्रस्ट्रेशन ना हो, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, फुल 100% इन्वॉल्वमेंट अपने वर्क में रहे। तो उसमें एक कारण ये भी आपने शायद निकाला हो, या मैं एक पृष्ठभूमि दे रख रहा हूँ कि जूनियर को अक्सर का देखा जाता है कि थाना प्रभारी बना दिया जाता है। वो रूल्स आपने बना के रखा था अंबिकापुर सरगुजा में।
यहाँ पर भी ऐसी स्थिति क्या कभी बनेगी कि जूनियर थाना प्रभारी सीनियर अटैच? देखिए, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि यदि इस तरह की स्थिति देखी जाती है तो निश्चित रूप से भाई सीनियर तो और सीनियर है जी, उसको तो काम मिलना ही चाहिए। हाँ, पद उसकी सीनियरिटी के हिसाब से। और दूसरा ये कि उसके साथ साथ सीनियरिटी के साथ साथ उसकी काबिलियत भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपका सीनियर है लेकिन वो फिजिकली फिट है कि नहीं है, किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। आप हो सकता है कि वो एक निरीक्षक हो 3 स्टार का हो लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, इतना बीमार चल रहा है, या उसके ऊपर इतने चार्जेस हैं, इतने आरोप चल रहे हैं, उसकी विभागीय जांच चल रही है, तो वो चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। मतलब सीनियरिटी के साथ साथ उसकी काबिलियत, उसका फिटनेस और एक्टिविटी, मतलब उसका शरीर साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हर तरह से यदि व्यक्ति फिट है, विभाग के काम में फिट है, शरीर से फिट है, तो निश्चित रूप से उसे मौका मिलना चाहिए। एक सवाल, चूंकि पुलिस की बात आती है, पुलिस अक्सर कर यह भी बोला जाता है कि भाई हम पुलिस को डांटते भी हैं और पुलिस को प्यार भी करते हैं, क्योंकि जहां डांट है वहीं प्यार है। अक्सर कर ये देखने में आ रहा है, अब अपराध के आइडियाज़ बदले हैं, अपराध के माध्यम बदले हैं, रास्ते बदले हैं। हमेशा पुलिस पर एक आरोप लगता है कि तुमने पैसा लिया, इसने डील किया, छोटी स्तर पर ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मैंने जांजगीर में एक देखा कि एक आरोपी, शराब का आरोपी पकड़ा गया, जिसके पास आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। फिर पेटीएम से जब पैसा उसके परिजनों ने उसको भेजा पुलिस वाले को, तब इसको रिहा कर दिया गया। वो लाइन अटैच है। बिलासपुर में कोयलों के साथ ऐसा कुछ है, कोयला माफिया भी सक्रिय हैं, लगातार अभी फिलहाल सक्रियता उनकी दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार के अपराध के अंकुश के लिए आपके, देखिए, मतलब ये तो चीज़ें बहुत गलत है कि हम लोगों का एक्सटॉर्शन करें। पुलिस जो है लोगों को प्रोटेक्शन के लिए है, एक्सटॉर्शन के लिए नहीं है। जी जी, तो वो चीज़ तो बिल्कुल कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे कोई भी होगा तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन साथ साथ जो चीज़ें आप चाहिए, एक्साइज की बात कर रहे हो, कोयले की बात कर रहे हो, मेरा ये कहना है कि उनके लिए एक विभाग बना हुआ है, उनके लिए अलग से विभाग है। एक्साइज का एक्साइज है, कोयले का विभाग है, और वो विभाग हमारे अंडर में नहीं है। फिर भी पुलिस जो है, पुलिस तो देखिएगा, पुलिस से इन्वॉल्व अभी जैसे आप देखे होंगे गर्मी के समय कहीं आग लग गई, आपके पानी नहीं आ रहा है, लाइट गोल हो गई, किसको फ़ोन कर रहे हैं? 112 हम फ़ोन कर रहे हैं जी, 100 नंबर फ़ोन कर रहे हैं, हमारा तो कोई रोल नहीं है ना। नहीं, लेकिन ये है कि पुलिस स्टेशन 24 घंटा खुला रहता है, 365 दिन रहता है, और हम पुलिस को कितनी भी गाली दे दें, कितनी भी उसकी आलोचना कर दें, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो हम पुलिस सबसे पहले हम पुलिस के पास ही जाते हैं। अब उसको आप विश्वास कहें या कुछ भी कहें, या कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धता नहीं सर, जहाँ तकरार वहीं प्यार ना, उपलब्धता कह सकते हैं उसकी कैसे। अब देखे होंगे कि अभी जो लॉकडाउन, जब पहले जो कोरोना का टाइम था, फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड था, फिर भी पुलिस तो खड़ी थी। जी जी जी, पुलिस सब जगह खड़ी थी और लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं वो भी कर ही रही थी। पुलिस के पास तो पीपी किट नहीं था, उसके पास तो बाकी चीज़ सिर्फ एक मास्क था फिर भी, और हमारे लगभग 200 से ज़्यादा लोग अभी प्रभावित भी हुए, है ना। कुल मिला मतलब वो अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो क्या है कि लगाते रहते हैं लोग, उनका अपना स्वार्थ होता है, लेकिन यदि उस आरोप प्रत्यारोप में सत्यता होता है तो कार्रवाई भी होती है। जी जी जी, इसको सस्पेंड करना केवल पुलिस विभाग ही है क्या, जिसमें तत्काल सस्पेंड भी होता है, कार्रवाई भी होती है। सर, ये पुलिस की जब विभागीय चर्चा चल रही है, इस कोरोना काल में हमने बहुत जवान खोया है अपने संभाग का, और जिले होने के नाते जिले के बारे में जानता हूँ। विभाग का मुखिया होने के नाते सरकार तो अपना कर रही है, विभाग के मुखिया होने के नाते टांगी साहब क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या रहा? देखिए, आप देखे होंगे कि जैसे ही हमारे जो लोग जो कोरोना संक्रमित, हमने इंस्पेक्टर खोया है ना, हमने लगभग मैंने
लगभग सभी लोगों से मैंने पर्सनली बात किया था, जी जी। फ़ोन लगा करके। सभी लोगों से तो नहीं किया, लेकिन मतलब 70-80% लोगों से मैंने बात किया, और हमारे एसपी लोगों ने 100% लोगों से बात किया। जी। और कंट्रोल रूम जो तुम्हारा था, हर दूसरे तीसरे दिन हर व्यक्ति से बात करता कि कोई दिक्कत तो नहीं है, परिवार में किसी को दिक्कत नहीं है, यदि कोई भी समस्या था हमको बताएं। और एक मतलब एक मॉरल सपोर्ट के लिए। साथ ही इससे ड्यूटी के दौरान हम बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि 2 इंस्पेक्टर जो खोए थे, और एक हमारा एक एएसआई, एक जो हमारे कांस्टेबल हमने इस सेकेंड वेव में खोए थे। तो विभाग की तरफ से उनके जो परिजनों को जो एक उनकी जगह जो अनुकंपा नियुक्ति मिलनी है वो समय पे हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। उनके जो देयत्व है वो उस समय पर उनको मिले, और उनका कोई भी दिक्कत समस्या हो तो हम सुनने के लिए हैं, और कह सकते हैं कि वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है। सर, डीजीपी साहब ने पुलिस को रिलैक्स करने के लिए भी एक मुहिम चलाया था, और आप भी उसमें बहुत ही सक्रियता के साथ ना केवल जुड़े बल्कि शहीदों के परिजनों का आपने जाकर सम्मान बनाया, और एक डिस्टेंस को आपने क्लोज किया है और करीब लाने का प्रयास किया है। वो मुहिम क्या अभी भी चालू है? नहीं, अभी तो आप देख रहे हैं कोरोना में तो सब कुछ बंद ही है, लेकिन जैसे चीज़ें नॉर्मल होगी तो वो तो जो चीज़ें थी वो तो रेगुलर होगी। सर, थोड़ा विभाग से थोड़ा बदलते हैं, लिखते हैं कि नहीं सर? जैसे कि आपके ब्लॉग पढ़ने से लगता है कि आप साहित्यिक गतिविधियों से भी जुड़े हैं, आध्यात्मिक से भी मैं जुड़े जो हैं। चीज़ें जो है ना, मेरा टारगेट यूथ रहता है कि मैं यूथ को क्या हम एक मैसेज दे सकते हैं। साथ ही इसके अलावा कोई इशू जाना था इस तरह का जिस पे कि लगता है कि नहीं, इसमें हमारा व्यूज़ भी होना चाहिए और समाज का मैसेज भी जाना चाहिए उसका। और दूसरा ये कि हम वो चीज़ें भी लिखते हैं कि जिससे एक समाज के एक आम व्यक्ति को भी उससे फ़ायदा हो, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा। उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लिखते हैं। ज़्यादातर में सोशल इश्यूज़ पे जो थोड़ा सा कई बार हम उस पर लिख देते हैं। युवाओं का कहना है कि आप टीचर बहुत अच्छे होते हैं सर। देखिए, टीचर तो हम अच्छे थे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हो भी सकते थे, और लेकिन दूसरे लोगों को ये भी कहना है कि पुलिस विभाग में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ठीक। तो यहाँ भी शिक्षा का प्रभाव और फलसफे काम आएंगे। कह सकते हैं कि, लेकिन देखिए आप का संवेदनशीलता तो हमेशा काम आती है और संवेदनशील होना चाहिए। आप देखो, भगवान बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में दुख है, बहुत चर्चित ब्लॉग है आपका, है ना, इस दुनिया में दुख है, और उन्होंने जो दुख 4 आर्य सत्य है जिसमें दुख है, दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है, उसके उपाय भी है। तो उसी में मैं एक बात हमेशा जोड़ता हूँ कि उन्होंने तो दुनिया के दुख दूर करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में भटके और सब कुछ छोड़ दिया, बुद्धिस्ट तो है ना। मेरा ये कहना है कि हम किसी का दुख कोशिश करें, किसी का दुख है वो दूर करें। यदि नहीं कर सकें तो हम कोशिश ये करें कि उसका दुख बढ़ाए तो नहीं, हम कम नहीं करें, कर सके कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको बढ़ाए, हम उसका दुख नहीं बढ़ाए। आपके कारण से कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मेरे कारण से कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। कोशिश ये करना चाहिए कि आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद वो आदमी खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि नहीं, ठीक है, मैं जो है अब मुझे थोड़ा संतुष्टि है। सर, 18-19 साल तो नौकरी हो ही गई होगी सर आपकी, ये आईपीएस का 18 साल का साल। युवा जगत ये जानना चाहता है, तो इस बीच में कुछ ऐसे इवेंट हुए होंगे कि जो आपको कुछ शॉक लगा हो, कुछ परिवर्तन करने के एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया हो, कुछ अलग कुछ हुआ है कि नहीं आपके साथ इस पुलिस सेवा के दौरान, जो कहीं मर्डर, कहीं ऐसा कुछ जो इवेंट आते रहते हैं या घर दुर्घटनाएं होती? वैसे तो पुलिस में तो आप देखे होंगे कि इस तरह की घटनाएं हमेशा घटित होती है लगभग सभी जगह, जो आपको अंदर से जो मेमोरेबल हो, जो आपको अंदर से कचोट देती है और आपको विचलित कर देती है और सोचने पे मजबूर कर देती है। जब आप देखते हैं कि आप परिवार का ही व्यक्ति
किसी बच्ची के साथ दुराचार करता है, उसकी रिपोर्ट आती है। एक जो है नाती जो है अपनी दादी का मर्डर कर देता है, बेटा बाप का मर्डर कर देता है। तो ये चीज़ें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर समाज में ये क्या हो रहा है। और अभी कोरोना में तो आप देखे होंगे, हाँ, थोड़ा सा भ्रमित कोरोना है में आप लोग। देखे होंगे कि जो आपका पिता है, आपका भाई है, जिसने आपको पाला है, उसकी प्रॉपर्टी आपके पास है, वो कोरोना से डेथ हो जाता है, आप उसको जाके शमशान घाट के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, लावारिस हालत में छोड़ के आ जाते हैं। उसका दाह संस्कार नगर निगम के लोग करते हैं, प्रशासन के लोग करते हैं। इससे बड़ी अमानवीय क्या होगी? हो ही नहीं सकती। क्या उस व्यक्ति के नाम जो संपत्ति है वो नहीं रखेंगे भाई? उसको आखिर का जो क्रियाकर्म है वो तो एक सम्मानजनक होना चाहिए। वो तो इस कोरोना काल में सर ये बहुत देखने को मिला है। एक घटना आप देखे होंगे, एक ट्विटर में चल रहा है, दिल्ली में एक जो व्यक्ति है, एजेड व्यक्ति है, उसका जो बेटा उसको छोड़ के चला जाता है और वो घर में रहता है, कोई से नहीं मिलता है। फिर वो एक पुलिस का कर्मचारी जाता है, उसको लाता है, खिलाता है, पिलाता है। तो मतलब ये इस कोरोना काल ने एक इंसानियत जो व्यक्ति या इंसान है ना, उसकी असलियत सामने आ गई है। क्या बात है? कि वो वो क्या है? अभी तक बिल्कुल हाँ, लम्बा और चल रहा था। वो अभी तक हम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, हाँ, वो क्लियर है होता ना। है। आप पूरी वसुधैव की क्या, आपका अपना भाई, अपना पिता, उसके भी नहीं हो। तो मतलब बहुत सोचने में मजबूर करती है कि एक इतनी सी महामारी ने आपकी असलियत कर दी। तो और रिश्ते तार होते नजर आ रहे हैं। तार हो गए, चारों तरफ लूट मच गई। जो इंजेक्शन 500,000 का मिल रहा है वो 10,000 का मिल रहा है, जो 5,000 का मिल रहा है 50,000 का मिल रहा है। का हो गया। क्या है तो आपदा में अवसर है। मतलब ये मतलब बहुत ही मतलब आपको यानी उसकी असलियत बाहर आ गई। यानी कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति की परीक्षा होती है। वो परीक्षा में ये उसका रिजल्ट आया है। लॉकडाउन लगा, जो चीज़ 10 रुपए किलो मिल रही है वो 50 रुपए हो गई है। मतलब सर, आप उन चंद भाग्यशाली आईपीएस में हैं, शासन किसी की रही हो, आपका काम बोला है। वो तो प्रक्रियाधीन है लोकतंत्र में कि सरकार आना जाना लगा है, लेकिन आप कांस्टेंट रहे और लगातार अपनी उपस्थिति को दर्शाए। आप डीआईजी हैं और आईजी का आपको एक नहीं दो संभाग को समझना, ये कैसे संभव हुआ कि आपने क्या ऐसा कुछ किया युवाओं के लिए, इसमें क्या कुछ मिलना चाहिए, ये कुछ इस विषय पर आप देखिए। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो इसका तो मूल्यांकन आम जो जनता है लोग वो करेंगे, और ऊपर के मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने क्या किया, जो क्योंकि मैंने कुछ किया तभी आप मेरे से बात करने के लिए आए हैं। जी निश्चित रूप से। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक डीआईजी स्तर का व्यक्ति और आईजी है, एक नहीं दो बड़े संभाग संभाला, ये निश्चित एक अचीवमेंट है। तो इस अचीवमेंट को आप युवाओं में कैसे शेयर करेंगे? मैं तो युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए और एक अच्छी नीयत से कीजिए। मतलब वो कि लोगों का आप कितना भला कर सकते हैं। आपके मैंने पहले ही बोला कि आपके कारण से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, किसी के दुख का कारण आप नहीं बने। आप जिस जगह पे है वहाँ पर आप रास्ता निकालिए। कोई परेशान दुखी जो भी आ रहा है तो आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं तो मेरा एक मतलब तकिया कलाम कह सकते हैं या डायलॉग कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति आता है मैं उससे ये पूछता हूँ कि ये जो आप आवेदन लेके इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर। 19 तो वो बोलते हैं कि साहब आप टीआई को फ़ोन कर दीजिए, उसको फ़ोन कर दीजिए, इसको बोलते ठीक है हम बात कर रहे थे भाई, देखना सुनना इसकी क्या बात है। तो हम जो आए हम तुरंत फ़ोन कर देते हैं, इसका ये मामला है देखो क्यों नहीं सुने। सर 1993 में बिलासपुर में कमोबेश 1-2 थानों को छोड़ दिया जाए, थाने इतने ही थे। आप जब यहाँ एसपी थे तो मेरे ख्याल से एक थाना बढ़ गया था,
तो थाने इतने ही थे। जिला बड़ा है, नगर का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। एक एज ए आईजी बिलासपुर संभाग का होने के नाते बिलासपुर जिले के लिए या बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र या शहर के लिए थाने के विस्तार को लेकर कभी आपने ऊपर स्तर पर बात किया है? पॉपुलेशन बढ़ा है। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वैसे शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नई नई कॉलोनीज भी आ रही हैं जी। साथ साथ ही देखे होंगे कि अपराध का तरीका भी बढ़ बदला है। आजकल तो किसी की चोरी करने के लिए आपको उसके घर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप 500-1000 किलोमीटर दूर रह करके भी उसके यहाँ से चोरी कर सकते हैं। अकाउंट खाली कर सकते हैं। पहले आपको किसी को पीटने के लिए, गाली देने के लिए उसके सामने जाना पड़ता था, वो भी जरूरत नहीं है। आप कहीं से बैठ करके फ़ोन लगा करके उसको गाली दे सकते हैं। तो मतलब एक पुलिस के लिए ये एक चुनौती तक है, जो साइबर क्राइम की कह सकते हैं। साथ ही आप देखे होंगे कि इसको सोशल मीडिया के कारण से जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं होती है ना, बहुत सारे बदतमीज टाइप की करते हैं। तो वो तो इस तरह से काफ़ी मतलब फोर्स की जो है बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे एरिया जो नए कॉलोनीज भी हो रही है, विस्तार भी हो रहा है, तो इसके लिए समय समय पर कुछ प्रस्ताव भेजे जाते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ एरियाज है, जैसे मैं यहाँ जब था तो आप देखे होंगे कि ये जो तिफरा से उस सिरगिट्टी का थाना खुला ही था, तिफरा का जो चौकी था वो अंदर में था, तो उसको इधर शिफ्ट किए, सड़क पर आए। मंगला चौक पे हमने टेंट लगा के चौकी स्टार्ट किया था। केंद्रा में हमने किसी से एक कमरा लेके शुरू किया, वो अभी भी चल रहा है। देवरी खुर्द में भी, ये देवरी में देवरी चौकी है, बिल्कुल मैंने वो शुरू किया, अब रोड से थोड़ा हट रहा है, बिल्कुल सड़क पर ही है। इधर छठ घाट की तरफ भी स्टार्ट किया, हालांकि वो भी बंद है, उसको भी हम देखते हैं कि कैसे उसको वापस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे पुलिस की प्रेजेंस रहे और ज़रूरत पड़े तो वो मूव कर सके। एक संदेश इस बिलासपुर को क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से बिलासपुर के जो नागरिक हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारा जो यूथ है उसको परिवार के लोग एक सही डायरेक्शन पर रखें, उनको सही सलाह देते रहें और उनको अच्छे संस्कार दें। मेरा ये मानना है कि हम बच्चे नहीं पालते हैं, बल्कि हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है। तो बच्चे पालना या उनको अच्छे संस्कार देना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा टास्क होता है, और वो हमारी माताएं उसको अच्छे से निभाएं और हम एक ऐसा समाज बनाएं कि जिससे कि हमारी माताएं बहनें हमेशा सुरक्षित महसूस करें। साथियों, अभी आपने सीजीवाल खुली बात में आईपीएस रतनलाल डांगी से बातचीत के अंश सुने। कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि जिस प्रकार शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्कूल जाना अनिवार्य है, उसी तरह पुलिस के लिए भी शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग पुलिस विभाग में आएंगे तो अपने आप सब एक फिलॉसफी काम करने लगती है। जिस प्रकार समाज का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव समाज पर पड़ता है, वैसे ही पढ़े लिखों का प्रभाव पुलिस पर पड़ता है। अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करती है। साथियों, आज इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।